अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन अकराम, इस वक्त मैं हूं जी आज़ाद कश्मीर के एक खूबसूरत से कस्बे गड़ी दुपट्टा में, और गड़ी दुपट्टा से हम लोग निकलेंगे चिनारी चकोठी की जानिब। चकोठी तो शायद ना जाएं, चिनारी के पास एक आबशार है और सुना है जी कि वो आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी ऊंची आबशार है, उसका विज़िट करेंगे। तो गड़ी दुपट्टा मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 23 से 25 किलोमीटर के फ़ासले पर है और हर किस्म की गाड़ी इजीली अवेलेबल है। यहाँ से आप ये कह लें कि इसको झेलम वैली भी कहते हैं, यानी हटियाँ बाला ज़िला जो हटियाँ बाला है उसको झेलम वैली भी कहते हैं। वहाँ से आगे जितना भी एरिया है। नाज़रीन, इसको झेलम वैली क्यों कहा जाता है? यहाँ एक दरिया बहता है जिसका नाम है दरियाए झेलम, और ये मकबूजा कश्मीर से अपना सफ़र शुरू करता है और फिर हमारे आज़ाद कश्मीर से गुज़र कर दो मेल से, यानी मुज़फ़्फ़राबाद में दो मेल है, और वहाँ से फिर ये पंजाब में एंटर होता है। फिर उसके बाद फर्दर ये आगे समंदर की तरफ चला जाता है। पंजनद के मकाम पे ये जाके मिलता है दरिया सिंध के साथ। गड़ी दुपट्टा मुज़फ़्फ़राबाद का एक खूबसूरत कस्बा है जो कि दरिया झेलम के किनारे आबाद है। मकबूजा कश्मीर के शहर अनंतनाग के सियाहती मकाम वैरी नाग में फूटता चश्मा इस दरिया का मंबा है। मुगल बादशाह शहनशाह हिंद नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम अल मारूफ जहांगीर साहिब ने 1660 में इस चश्मे पर एक दीदा ज़ेब हश्त पहलू इमारत बनाकर रहती दुनिया के लिए महफूज कर दिया। बाद में इनके चश्मो चिराग जनाब शाहजहां साहिब ने इस इमारत के सामने एक दिलकश मुगल गार्डन बना दिया ताकि जो भी इस मकाम की सैर के लिए आए तो खुशगवार यादें समेट कर वापस जाए। दरिया झेलम की लंबाई 725 किलोमीटर है। अंजुम सुल्तान शहबाज अपनी तसनीफ तारीख़ झेलम में लिखते हैं कि माजी में झेलम आबाद की वजह से इस दरिया को दरियाए झेलम पुकारा जाने लगा। इसके अलावा तहरीर फरमाते हैं कि झेलम दो अल्फाज झल और हम का मुरक्का है। झल के मानी शफाफ पानी, जबकि हम का मतलब बर्फ है, यानी हिमालय की बर्फ पोश चोटियों से पिघलने वाली बर्फ का साफ सुथरा पानी। इस तरह झल और हम बाहम मिलकर झेलम बन गया। दूसरी जगह मुसन्निफ लिखते हैं कि मुगल शहजादा दारा शिकोह ने बर्रे सगीर की लातादाद फतूहात समेटते हुए दरिया झेलम के किसी खास मकाम पर पहुंचकर जंगी अलम जमीन में गाड़ दिया और उस जगह को जाए अलम का नाम दिया, जो बाद में बिगड़कर झेलम बन गया। मौसम बहुत अच्छा है, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। पार्टली क्लाउडी दोपहर का वक्त, लेकिन सफ़र के लिए इंतहाई मौजू। तो चलें नाज़रीन, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ रोज़ पहले हम गिलगित के खूबसूरत कस्बे जुगलोट के करीब उस मकाम पर थे जहाँ कोहे हिमालय का बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिला कोहे हिंदू कुश और कराकोरम से बगलगीर होता है। कोहे हिमालय की मजीद कुछ वादियों में सफर करने का तसलसल बरकरार रखने की मुसलसल कोशिश में मशगूल होते हुए हमने आज़ाद कश्मीर का रुख किया। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा कोहे हिमालय के कदमों में ही गुजरा और गुजर भी रहा है। जी हाँ, हम खित्ता पोठोहार में बसने वाले पोठोहारी लोग कोहे हिमालय ही की मिट्टी से बने और इसी में ही दफन होते हैं। हमारे खमीर में इस पहाड़ी सिलसिले से मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है। झेलम, चकवाल, अटक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इन शहरों की तमाम तहसीलें कोहे हिमालय का नमक खाती हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान ही इस पहाड़ी सिलसिले का नमक खाता है जो कि खेवड़ा के मकाम से निकलता है। पोठोहारी में लूण और उर्दू में इसे लून कहते हैं, जबकि हमने बिला वजह लून को नमक कहना शुरू कर दिया। मैं पाकिस्तान का कोना कोना करिया करिया घूम चुका। हर नगरी की खूबसूरती एक दूसरे से मुनफरिद है। जिस कस्बे और शहर को देखता हूँ तो यूं लगता है ये तो और भी ज्यादा हसीन है। फैसला करने से कासिर हूँ कि कौन सा सियाहती मकाम ज्यादा दिलफरेब है।
26 साल पहले कश्मीर की इन वादियों में घूमते फिरते ख्वाबों और ख्यालों में सोचता रहता था कि अगर अल्लाह ने औलाद की दौलत से नवाजा तो अपने कुंबे को जिंदगी में एक बार जरूर इन वादियों की सैर कराऊंगा। ऐसा जिंदगी में कम ही होता है कि आप जागते में ख्वाब देखें और वो पूरे हो जाएं। बिल आखिर 26 साल बाद मौका मिला तो जिंदगी के हमसफर को साथ लिया और निकल पड़ा वादिये लीपा की तरफ। जब आप दरियाए झेलम को अबूर करके वादिये लीपा की राह लेते हैं तो चंद लम्हों बाद दुनिया ही तब्दील हो जाती है। ऐसा लगता है कि आप परिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। ठंडी ठंडी हवाएं सबसे पहले आपके गालों को बोसा देकर ममता की सी मोहब्बत का एहसास दिलाती हैं। चारों तरफ हरियाली देखकर आपकी आंखें खुद ब खुद चमकना शुरू हो जाती हैं, जैसे इन्हें अंधेरे से निकालकर रोशनी में ला खड़ा कर दिया गया हो। पहाड़ों पर जंगल, तरतीब से बनाए गए घर, घरों के सामने बागीचे और खूबसूरत राहें देखकर दिल करता है कि बस यहीं रुक जाएं। नीला आसमान और दौड़ते सफ़ेद बादल यूं लगता है खुशी से झूम रहे हैं। सरसब्ज शादाब चरागाहों में चारा खाते मवेशी, लहलहाते खेत और उनमें काम करते किसान। ये तखल्लियाती दुनिया नहीं, पाकिस्तान की हकीकी जिंदगी की एक हल्की सी झलक है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर की वादियों में हमारा सफ़र रवां दवा है और हम लोग पहले तो जा रहे थे छम वाटरफॉल, लेकिन यहाँ से हमने प्रोग्राम चेंज किया। अब हमारी रवानगी है लीपा वैली की तरफ। आपको इंशाल्लाह खूबसूरत हसीन नज़ारे दिखाएंगे लीपा वैली के। जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसको कहते हैं लमनिया, और यहाँ के मनाजिर मैं कहता हूँ जी जन्नत का टुकड़ा। बिल्कुल सही कहते हैं, कश्मीर जन्नत नज़ीर, बिल्कुल दो राय नहीं। आसमान बादलों से ढका हुआ है और सूरज भी वक्फे वक्फे से आँख मचोली खेलता है आके हमारे साथ। नीचे बहुत खूबसूरत एक नाला बह रहा है और रोड की कंडीशन ज़बरदस्त। और आज मेरे साथ मेरी फैमिली है, मैं हूँ, उमर है, मेरी मिसेस है। तो नाइट स्टे करेंगे लीपा और फिर उसके बाद हम आपको नेक्स्ट डे दिखाएंगे वाटरफॉल। लीपा से वापस आना पड़ेगा चनारी। पानी आ रहा है, ये चश्मा है
اور ابھی یہ دیکھیں یہ پانی بھرا ہے میں نے. ٹھنڈا یخ, اور اس کا ذائقہ بہت زبردست. آپ یہ کہہ لیں یہ 100% منرل واٹر ہے. واہ. یہ پانی بھرا ہے ہم نے, اور آپ دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ فریزر سے نکالا ہے اس کو. ناظرین ٹیمپریچر یہاں کا بالکل ڈیفرنٹ ہے, یعنی سردی ہو چکی ہے, ٹھنڈ ہو چکی ہے. یہ دیکھیں لوکل بوائے, اس نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے گرم, اور ساتھ یہ دیکھیے بنیان, اور یہ چھوٹا سا کیوٹ بیبی. تھینک یو, اللہ حافظ. پرندوں کے گیت, سڑک پر خاموشی کانوں کو اتنا آرام اور سکون دیتی ہے کہ یوں لگتا ہے کسی نے بھاری بھرکم بوجھ کانوں پر سے اتار دیا. گو کہ برسات کے موسم میں پہاڑی علاقوں میں سیر کرنا قدرے خطرناک ہوتا ہے, لیکن ہمیں گھومنے پھرنے کا شوق اس قدر ہے کہ کھانا پینا بند کر دیں تو کوئی بات نہیں, لیکن سیر پر پابندی تو ہمیں پابند سلاسل کرنے کے مترادف ہے. بادلوں میں اڑنے کا شوق تقریباً ہر انسان کو ہوتا ہے. اب ضروری نہیں کہ آپ ہوائی جہاز کا ہی سہارا لیں, یہ شوق آپ کشمیر کی وادیوں بالخصوص وادی لیپا سفر کے دوران ہی پورا کر سکتے ہیں. چاروں طرف اڑتے بادلوں نے ہمیں روحانی تسکین بخشی. اللہ کی وحدانیت کا احساس مزید زور پکڑتا گیا. سارے رستے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزرا کہ اتنا خوبصورت خطہ ہمیں عطا کیا. کئی بار ایسا موقع بھی آیا کہ گھنے بادلوں کی وجہ سے 1 میٹر تک کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. ہوا کا درختوں سے ٹکرانا, جس کی وجہ سے صنوبر خاندان کے اونچے اونچے دیودار کے درختوں نے تو سما ہی باندھ دیا. ہوا کی سرگوشیاں اور چہچہاتے پرندوں کی آوازوں نے ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایسی موسیقی ترتیب دی کہ قدرت کا گیت سن کر دل جھوم اٹھا. اس ماحول کو اپنے الفاظ میں پرونا انتہائی مشکل ہے. میں اس ماحول کی مدح سرائی کرنے کے لیے گھنٹوں سوچ میں ڈوبا رہا کہ اللہ کی قدرت کی تعریف کیسے کروں. والد محترم کی زبانی ان علاقوں کے حسن کی تعریف سن رکھی تھی, لیکن جب 26 سال قبل میں پہلی بار یہاں آیا تو دوران سفر کسی بھی لمحے پلک جھپکنے کی جسارت نہ کر سکا. اور آج وہی حال میری مسز اور عمر صاحب کا ہے. دونوں ایسے حیران ہیں جیسے کسی دوسری دنیا میں آ گئے ہوں. 1996 میں جون کے مہینے میں 6 دن دوستوں کے ہمراہ اس وادی کی سیر کی. اس وقت لائن آف کنٹرول کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے. آئے دن پاکستان اور بھارتی افواج میں گولہ باری کا تبادلہ ہوا کرتا تھا.
नौजवानी में खून जोशीला होता है और बहादुरी भी कुछ ज्यादा ही हुआ करती है, इसलिए मुझे किसी किस्म का डर खौफ न था। 4 दिन और 4 रातें पुरअमन गुजरी, लेकिन 5वीं रात तकरीबन रात 2:30 बजे मेजबान दोस्त ने मुझे जगाया और खिड़की से बाहर झांकने को कहा। जब बाहर निगाह दौड़ाई तो ऐसा लगा जैसे आसमान पर तारों का हजूम एक दूसरे की मुखालिफ सिमत तेजी से भाग रहा है। ये तारे नहीं, गोलियों की बौछार थी जो कि दोनों अतराफ से जारी थी। यकायक हल्के और भारी असलहे की आवाजें वादी में गूंजना शुरू हो गईं। दोस्त कहने लगा कि जब तक गोलियों की ऐसी आवाजें ना सुनाई दें उन्हें नींद नहीं आती। मैं हैरानगी से उसे तकता रहा और फिर सो गया। उस रात मुझे यकीन हो गया कि पाकिस्तान की फौज ही नहीं बल्कि इनके साथ बॉर्डर पर बसने वाले लोग भी निडर और बहादुर हैं। ये उस दौर की बात है जब हम एटमी ताकत भी नहीं थे। अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान एक मजबूत और ताकतवर मुल्क है। वादी लीपा सैर के लिए जिंदगी में एक बार जरूर आएं। मैं यकीन से कहता हूँ कि आप इस इलाके को कभी फरामोश न कर सकेंगे। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पर वाक़े इस शहर में जिंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात मुयस्सर हैं। अपनों से राब्ते में रहने के लिए SCO की सिम खरीदना जरूरी है ताकि घर वालों को परेशानी ना हो। ये सिम मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर के हर शहर में बआसानी दस्तयाब है। वादी में मुनासिब रिहाइश और खाना पीना भी मुयस्सर है। दर्जे हरारत कम होने की वजह से गर्मियों में भी मौसम निहायत खुशगवार होता है और बसा औकात गर्म मलबूसात की भी जरूरत पड़ सकती है। बिलाखिर हम लीपा पहुंच गए। बाल बिखरे हुए हैं। असल में सफ़र में आपको पता है ऐसा ही होता है। शाम तकरीबन ढलने वाली है और परिंदों की आवाज़ें भी थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं। लाइटें भी ऑन हो गई हैं दाएं बाएं। इंशाल्लाह जी आपको लीपा के कुछ गांव या किसी एक छोटे से देहात की आपको कल मैं सैर कराऊंगा और उसके बाद जो मेरे साथ लोग हैं वो भी कुछ कह रहे हैं कि थोड़ा सा और हम इसको एक्सप्लोर करेंगे डेप्थ में जाके। अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।